हेलो गाइज, आप लोग को क्राउन बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को बता दिया गया है। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे प्रस्तर युग यानी कि आदिम मानव। आज हम लोग देखेंगे प्रस्तर युग या आदिम मानव। ठीक है। इसके पहले के वीडियो जो लोग भी नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत यानी कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में बता दिया गया है। ठीक है। तो प्रस्तर युग यानी कि आदिम मानव। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला है पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। धातु युग इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन यानी कि प्लेस्टोसीन काल में हुआ। इस युग को 3 कालों में विभाजित किया जाता है, जिसमें शामिल है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि प्लायोलिथिक एज, जिसमें मनुष्य जो थे आखेटक थे एवं खाद्य संग्राहक थे। आखेटक मतलब घूम घूम कर हमेशा अपने स्थान को परिवर्तित करना। मध्य पाषाण काल यानी कि मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज में भी मनुष्य जो थे आखेटक एवं पशुपालक थे। इसमें आखेटक ही थे लेकिन इसमें जो है पशुपालक बन गए। नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में जो मनुष्य थे खाद्य उत्पादक बन गए। ओके, तो हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण युग। ठीक है। पूरा पाषाण युग को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। इस काल में यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में इसको बांटा गया 3 भाग में। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में मानव जीवन जो था अस्थिर था। अस्थिर यानी स्थिर नहीं था। इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। ठीक है। सबसे पहले अग्नि का आविष्कार हो गया था। मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। इसमें मुख्य औजार है कुल्हाड़ी यानी हस्तकुठार, जो हाथ से पकड़ के काटा जाता है ना, और यानी इसी को बोलते हैं हैंड एक्स। इसके बाद बिदारणी यानी कि क्लेवर और खंडक यानी कि चॉपर। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल हैं, जिसमें कश्मीर है, थार जो है राजस्थान में, बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में है, और सोहन नदी की घाटी पंजाब पाकिस्तान में है। भारत वाला पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब में। ठीक है। सोहन नदी की घाटी। इसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इस काल में यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता है। ठीक है। यानी कि मध्य पूरा पाषाण में जो अग्नि का प्रयोग था व्यापक पैमाने पर किया जाने लगा। इस काल को फलक संस्कृति यानी कि फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। किस काल को? तो मध्य पूरा पाषाण काल को। एक मध्य पाषाण काल होता है, एक मध्य पूरा पाषाण काल। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि फलक संस्कृति यानी कि फ्लेक कल्चर मध्य पूरा पाषाण काल को कहते हैं। इस काल में पत्थर के गोले यानी कि बटिकास उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। मुख्य औजार है, इस काल के मुख्य औजार है फलक, बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी। ठीक है। प्रमुख स्थल है मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, नेवासा महाराष्ट्र में एवं उड़ीसा आदि शामिल हैं। अब देखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व।
इस काल की दो विशेषताएं थी। किस काल की? तो उच्च पुरापाषाण काल की, जिसमें पहला है नए चकमक उद्योग एवं आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस का उदय। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण यानी कि भीमबेटका जो कि सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण है, इसी काल में मिला है। किस काल में? तो उच्च पुरापाषाण काल में। इसमें प्रमुख औजार है फलक एवं तछड़ी, ब्लेड एंड बर्निश और सल्क। ठीक है। इसमें प्रमुख स्थल है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ स्थल है, जिसमें है बीजापुर महाराष्ट्र में, इनाम गांव महाराष्ट्र में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अब देखेंगे मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल हो गया, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है एवं बागोर जो कि राजस्थान में है, में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में सूक्ष्म पाषाण यानी कि माइक्रोलिथिक फलक का उद्योग था। सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। इससे मुख्य औजार है पत्थर के बहुत छोटे औजार। किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। प्रमुख स्थल है मध्य पाषाण काल से संबंधित आदमगढ़ और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भोपाल में, बोधोर सीधी के पास है, ये सभी मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश, बोधोर भी है जो सीधी के पास है, ये भी मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में कुछ स्थल हैं जिसमें शामिल है बागोर, गुजरात में शामिल है लंघनाज और उत्तर प्रदेश में शामिल है महागढ़, मेजा, सराय नहरराय, प्रतापगढ़। बिहार में शामिल है पैसारा, मुंगेर आदि। ठीक है। अब देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 9000 ईसा पूर्व यानी विश्व व 700 ईसा पूर्व भारत से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। नवपाषाण काल, इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। ठीक है। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया और मुख्य औजार था पॉलिस्टार पत्थर के पॉलिस्टार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ। ठीक है। और हड्डियों के औजार, ये जो प्रमुख औजार हैं किस काल के? तो नवपाषाण काल के। प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल में देखा जाए नवपाषाण काल से संबंधित है, इसमें है पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, बुर्जहोम गुफाकराल कश्मीर में है, कोल्डिहावा एवं महागढ़ उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दें कि भारत में अगर पूछेगा अनाज के प्राचीनतम साक्ष्य तो कोल्डिहावा से ही प्राप्त हुआ है। चिराद सेनुआर बिहार में, सरुतरु और मारकडोला असम में, ब्रह्मगिरी कोडेकाल, हलूर मास्की, पिकलिहल, सगेन कल्लू कर्नाटक में और पायम पाली जो है तमिलनाडु में है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति जिसमें प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा थी। ठीक है। सबसे पहले मानव ने किस धातु को प्रयोग में लाया? तो तांबा को। ठीक है। इस दौरान तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा, इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां हैं, जिसमें आहार संस्कृति का टाइम पीरियड है 2800 से 1500 ईसा पूर्व, कैथा संस्कृति यानी कि 2450 से 1750 ईसा पूर्व, सलवादा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति देखा जाए तो 1900 से 1400 ईसा पूर्व,
रंगपुर संस्कृति देखा जाए तो 1700 से 1400 ईसा पूर्व और जोरवे संस्कृति का टाइम पीरियड 1500 से 900 ईसा पूर्व तक था। ओके, नवपाषाण काल से विशिष्ट तथ्य। ठीक है, नवपाषाण काल से संबंधित विशिष्ट तथ्य है जिसमें है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है और मेहरगढ़ से गेहूं व जौ के खेती तथा भेड़ व बकरी पालन के प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, कहाँ से? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ओके, कोल्डी हवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। विश्व में प्राचीनतम चावल उत्पादन करने का साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम जो इसको कहते हैं बुर्ज वृक्ष का स्थान, यानी बुर्ज होम कश्मीर, जो कि कश्मीर में है। बुर्ज होम में गर्तावास यानी कि गड्ढागर, हड्डियों के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शव के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। कहाँ? तो बुर्ज होम में। अब देखेंगे गुफा कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुहा, जो कि कश्मीर में है। गुफा कराल के लोग पशुपालक व कृषक दोनों थे, यानी कि पशुपालन करते थे और कृषि कार्य करते थे। चिरांद जो कि सारण बिहार में है, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरण के सींग से बने उपकरण। कहाँ से? तो चिरांद से। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया। किस काल में? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुत्तों को पालतू सर्वप्रथम बनाया तो गया, लेकिन किस काल में बनाया गया? तो नवपाषाण काल में। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है, नवपाषाण काल में, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। पिकलिहल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। पिकलिहल यहाँ के निवासी पशुपालक थे और यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। कहाँ पे? पिकलिहल कर्नाटक में। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो पिछले वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, जिसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल किस सभ्यता से लिया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एवं कांस्य यानी कि ब्रोंज कालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कौन? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये नगरीय सभ्यता थी। ओके, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। काल निर्धारण जो है रेडियो कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2350 से 2750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, इसका तिथि क्या है? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अन्य विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल, जिसमें शामिल है सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता का काल 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, जबकि वुल्ली के अनुसार 2800 ईसा पूर्व और सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से
2750 ईसा पूर्व। ठीक है, डीपी अग्रवाल के अनुसार अगर देखा जाए तो इनका राइट है, यानी कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व, जो कि रेडियो कार्बन 14 के अनुसार निर्धारित किया गया है। अल्विन के अनुसार अगर देखा जाए तो अल्विन के अनुसार भी 2150 से 1750 ईसा पूर्व है। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल में पहला है पूर्व हड़प्पा काल, जिसका टाइम पीरियड है 3500 से 2600 ईसा पूर्व। इसमें प्रमुख स्थान हैं कोटदीजी, दब सादात, आमरी नाल और सिसवल। कोटदीजी, दब सादात, आमरी नाल और सिसवल। परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल का टाइम पीरियड है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा काल का प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोन्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। ओके, इसके बाद है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल का टाइम पीरियड है 1900 से 1300 ईसा पूर्व, जिसमें प्रमुख स्थल हैं रंगपुर, रोजड़ी गुजरात और राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। ठीक है, यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है, जिसमें अगर इसको देखा जाए तो उत्तर में जो है मांडा कश्मीर में, अगर पश्चिम में देखा जाए तो सुदका गैंडोर पाकिस्तान में, और पूर्व में देखा जाए तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक है तो मांडा कश्मीर के मांडा तक। अगर पूर्व में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। अगर पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान के सुदका गैंडर तक, और अगर दक्षिण में देखा जाए तो महाराष्ट्र के दैमाबाद तक इसका विस्तार था। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखेंगे अब हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, जिसमें पहला है हड़प्पा। हड़प्पा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। कौन? हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है तो हड़प्पा से। हड़प्पा में 6 अनागार मिले हैं जो ईंटों के बने हैं। ठीक है, और चबूतरे पर 2 प्रांतों में हैं। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एंड चौड़ाई 6.09 मीटर है, और यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। कहाँ पे तो हड़प्पा में। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों में सबसे अधिक अंकन एक श्रृंग पशु का है। हड़प्पा के जो मोहर प्राप्त हुआ है उस पे एक श्रृंगी जो पशु है उसका सबसे अधिक अंकन है। ठीक है, तो इसके बाद मोहनजोदड़ो देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है बॉक्स में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। ठीक है, जिसमें पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की उत्खननकर्ता दयाराम साहनी ने है, जो कि 1921 में किया था, और यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है, और जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिला में है। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी हैं, जो कि 1922 में उत्खनन किया था, और यहाँ सिंधु नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में है। सुदका गैंडर की खोज
आर्नस्टाइन के द्वारा 1927 में किया गया, जो कि दास्क नदी के किनारे है और पाकिस्तान बलूचिस्तान में है वर्तमान समय में। चुनहुदड़ो 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 की उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार हैं, जो कि 1931 में किए थे और यहाँ पाकिस्तान के सिंध में है और वर्तमान सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीके थापर व ब्रिजवासी लाल हैं, जो कि 1953 में उत्खनन किए थे और यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। कोटदीजी का उत्खनन फजल अहमद के द्वारा 1953 में किया गया, जो कि सिंध प्रांत के खैरपुर में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। रंगपुर का उत्खनन रंगनाथ राव के द्वारा 1953-54 में किया गया, जो कि गुजरात के कठियावाड़ में मादर नदी के किनारे अवस्थित है। रोपड़ का उत्खनन जगदत्त शर्मा के द्वारा 1953-56 में किया गया, जबकि पंजाब के रोपड़ के सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल का उत्खनन रंगनाथ राव के द्वारा 1957-58 में किया गया, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन जगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। बनवाली का उत्खनन आर्नेस्ट बिष्ट के द्वारा 1974 में किया गया, जो कि हरियाणा के हिसार में रंगोई नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद आता है धौलावीरा का उत्खनन आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1985 से 90 में किया गया, जो कि गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो का एक अन्य नाम है, इसे मृतकों का टीला के नाम से भी पुकारते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। यहाँ पर एक मुहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं, जिसके सिर पर 3 सिंह है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ व एक गैंडा है। कौन कौन जानवर है? तो एक हाथी है, एक बाघ है और एक गैंडा है। और आसन के नीचे एक भैंसा और उनके पांवों पर 2 हिरण हैं। ठीक है, इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 यानी कि 4.3 मीटर गहरा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन है? अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। एक अन्य मुहर है जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई है। यहाँ से सीप का पैमाना, यानी मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी एवं सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? तो सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा को देखेंगे, तीसरा नंबर पे है और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ से 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव मिलता है। कालीबंगा में जल निकास का जो प्रणाली बना रहता है, जैसे नली गली नालियाँ, उसका अभाव मिलता है। कालीबंगा में युगल सावधान का प्रमाण मिला है। युगल सावधान का मतलब कि स्त्री पुरुष को
एक साथ दफनाने का प्रमाण। ठीक है। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगा है। कहाँ के? कालीबंगा के। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। लोथल चौथा नंबर पे है लोथल। लोथल को हम लोग लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी लोथल को कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। कौन? लोथल। लोथल क्या था? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। बंदरगाह क्या होता है? तो जहाँ से समुद्र के मार्ग से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। तो यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था लोथल। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। कब? तो 1800 ईसा पूर्व में। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस की मुहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो लोथल से। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो कि पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है। लो से लोमड़ी या लो से लोथल, इसको ध्यान में रखिएगा। चुनहुदड़ो 5वां नंबर पे देखेंगे हम लोग चुनहुदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झुक्कर एवं झांगर संस्कृति विकसित हुई। ठीक है। चुनहुदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झुक्कर एवं झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पैरों का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चुनहुदड़ो से। चुनहुदड़ो में वक्राकार ईंटें व कांस्य की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसको आता है रंगपुर। 6वां नंबर पे है रंगपुर। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित है। कौन? रंगपुर। और यहाँ पर धान के भूसी के साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। कच्ची ईंटों का दुर्ग कहाँ पे मिला है? तो रंगपुर से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के कादिर द्वीप में स्थित है। किस द्वीप में? कादिर द्वीप में। धौला का अर्थ सफेद तथा बीरा का अर्थ कुआं है। धौला का अर्थ सफेद तथा बीरा का अर्थ कुआं है, यानी कि सफेद कुआं। धौला बीरा का यही अर्थ हुआ, सफेद कुआं। इस नगर को 3 भागों में, यानी कि दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। किसको? तो धौला बीरा को। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। कौन? धौला बीरा। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। धौलावीरा तो दूसरा सबसे बड़ा हो गया। और मोहनजोदड़ो आप लोग को बता चुके हैं हम कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा स्थल है, जो कि पाकिस्तान में अवस्थित है। भारत में बताइए कौन सबसे बड़ा है, कमेंट में जल्दी कीजिए। राखी गढ़ी है, आप लोग को बता देते हैं। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीडागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो धौलावीरा से क्रीडागार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। कहाँ? धौलावीरा में। जल प्रबंधन की व्यवस्था एवं संरक्षण की व्यवस्था कहाँ पाई गई थी? तो धौलावीरा में। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। कराची के समीप अलाउद्दीनो स्थल का क्षेत्रफल भाग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अलाउद्दीनो से प्राप्त कुल मृदभांड का मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरड़ा नामक स्थल का उत्खनन किया गया है। ठीक है, कौन सा स्थल का? तो भिरड़ा नामक स्थल का। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार में है,
से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं और यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। बताए थे आपको राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखीगढ़ी है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता के तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्राकृतिक पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंधववासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधववासी पासे के खेल एवं नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे और गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, सैंधव सभ्यता में गाय की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। यातायात के लिए यहाँ पे जो है यातायात के लिए यानी कि बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि आने जाने या सामानों को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा क्या है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेख में दिलमन, माकन एवं मेलुहा की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और इसके बाद कल हम लोग इसके आगे का चैप्टर देखेंगे। ठीक है, सामाजिक जीवन से। ठीक है, तो कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। आज बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत। ओके।